हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे एक है चीज़, एक एलिमेंट है या एक कंपाउंड है, वो दूसरे को रिप्लेस कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे NaCl सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, तो NaCl है प्लस कॉपर है, क्या इसमें जो है रिएक्शन होगा? सिंपल सी बात है ना। देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए ना, अगर डिस्प्लेसमेंट होना है तो जो मेटल अलग है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए जो कंपाउंड के साथ है उससे। इसके लिए हम लोगों को ना रिएक्टिविटी सीरीज़ का याद होना ज़रूरी है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डी वाले में होगी, AgNO3 और कॉपर, क्योंकि कॉपर Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है। NaCl और कॉपर का कोई रिएक्शन नहीं होगा, इन तीनों का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। मेटल हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्प्लेसेस द मेटल लोअर इन द सीरीज। तो जो सीरीज़ होती है ना इलेक्ट्रोकेमिकल, एक मतलब पूरी सीरीज़ होती है, एक में किसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा कम, इस तरीके से पूरा होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो उसमें जो हम उसे याद करेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो AgNO3, Ag जो यानी कि सिल्वर जो है ना वो कॉपर से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए अगर AgNO3 की रिएक्शन कॉपर से होगी ना तो Ag हट जाएगा और CuNO3 बन जाएगा और Ag अलग हो जाएगा। दिस रिएक्शन हैपन्स, ये रिएक्शन होगी क्योंकि कॉपर इज हायर इन द activity series than silver. If the free metal is below the metal bonded to the anion, the reaction would not proceed. When copper is added to silver nitrate, the copper dissolves to form copper nitrate, क्योंकि copper ज़्यादा reactive है silver से, इसलिए। Which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? एक iron frying pan है, उसको आपको rusting से बचाना है, तो इस पर आप लोग क्या करेंगे? ग्रीस पेंट नहीं, उस पर आप लोग इसकी जिंक की कोटिंग करेंगे। क्यों? बाय गैल्वेनाइजेशन अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। एक तो ये भी याद करना है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन होता है अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। वी कैन प्रोटेक्ट आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग एंड इट रिमेन्स अनकोरोडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस पर कोरोजन नहीं होगा बहुत लंबे समय तक अगर हम उस पर क्या कर देंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे। ग्रीस एंड पेंट ऑल्सो प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, हाउएवर वी कैन नॉट यूज देम ऑन आयरन फ्राइंग पैन बिकॉज पैन इज हीटेड एंड वॉश रिपीटेडली, द कोटिंग ऑफ ग्रीस एंड पेंट वुड गेट डिस्ट्रॉयड। क्योंकि आयरन पैन है अगर, यानी कि आप अगर उसमें बार बार कुछ ना कुछ खाना वगैरह बनाएंगे तो वो धुलेगा भी, तो जो उसका पेंट वगैरह वो सब तो हट जाएगा, ग्रीस हट जाएगा, मगर जो जिंक की कोटिंग है ना वो जल्दी से नहीं हटती है, वो लगी रहती है। इसलिए अगर कोई खाने का फ्राइंग पैन है और अगर वो लोहे का है तो उस पर हम जिंक की कोटिंग करते हैं। क्वेश्चन 3 है, एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। तो क्या है ये कंपाउंड? ये कंपाउंड है कैल्शियम। एलिमेंट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, तो CaO2 के साथ रिएक्ट करेगा, CaO बन जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब ज़्यादा गर्म करने पर ही मेल्ट होगा। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो CaOH का होल ट्वाइस, फिर ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। ये एलिमेंट क्या है? ये एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, CO बनता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, COH का होल ट्वाइस बन जाता है, पानी में घुलता है। तो कैल्शियम है ये वाला क्वेश्चन में जो पूछा गया है। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। टिन से क्यों कोटिंग करते हैं, जिंक से क्यों कोटिंग नहीं करते? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन tin. Food cans are coated with tin and not zinc because zinc is more reactive than tin. से ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव जो चीज़ होगी वो फिर खाने के साथ भी तो रिएक्ट कर लेगी और फिर कुछ ना कुछ पॉइजनस बन जाएगा, इसलिए टिन की कहने होती हैं ना कि जिंक की, क्योंकि टिन इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। आपको एक हथौड़ा दिया है, एक बैटरी दी है, एक बल्ब दिया है, कुछ वायर दिए हैं, स्विच दिया। हाउ could you use them to distinguish between sample of metal and non metal? इनको आप metal non metal को अलग करने के लिए इनका इस्तेमाल कैसे करोगे? तो with a hammer we can beat the sample. If it can be beaten into thin sheets malleable then it is a metal, if not it is a non metal. तो हम लोग हैमर हथौड़े से पीट के देखेंगे, अगर वो शीट्स में अलग अलग शीट्स में बट गया तो मतलब वो क्या है? मेटल है, और अगर नॉन मेटल है तो वो अलग अलग शीट पे नहीं बटेगा। असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो इनका मेटल और नॉन मेटल में अंतर करने के लिए हम लोग कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं? वी कैन यूज़ बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच टू सेटअप सर्किट। एक सर्किट बना सकते, तो हम लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ द सैंपल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर जो भी सैंपल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो वो मेटल है, देन इट इज़ अ मेटल। इफ़ नॉट इट इज़ अ नॉन मेटल। सिंस मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाइल नॉन मेटल्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, दे आर हेंस
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई कोई भी अगर एलिमेंट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तभी वो मेटल होगा, अदरवाइज वो मेटल नहीं होगा। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो मूव करने लगेंगे और इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो जाएगी। अदरवाइज प्लास्टिक में आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी मारते रहिए, कुछ भी नहीं होगा, कंडक्टर नहीं है ना वो, नहीं वो मेटल है। Above tests are useful in distinguishing between metal and non-metal. Metals are these metal as these are based on physical properties. No chemical reactions are involved in these tests. तो metals को आप physical activity से कर सकते हैं, कोई chemical reaction वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है ये पता लगाने के लिए कि कोई चीज़ metal है या फिर non-metal है। तो आप simply electricity pass करके या फिर उनको हथौड़े से पीट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, बोर्ड में कई बार आया है ये। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड, तो एग्जांपल याद रख लो भाई, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होती है? दोज ऑक्साइड दैट बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक और दैट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करती हैं, एसिडिक भी हैं, बेसिक भी हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो ये होती है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड, एसिडिक नेचर, ZnO रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिंग जिंक क्लोराइड एंड वाटर, ZnO प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2O। एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर कैसा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भाई बेसिक नेचर शो करने लगेंगे। तो एसिडिक नेचर भी होता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स का और बेसिक भी होता है, तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एम्फोट्रिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम जो है NaOH के साथ रिएक्ट कर रही है, तो इस तरीके से ये हमें रिएक्शंस आ जाती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। तो मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, displace it from dilute acid. For example, sodium and potassium, metal that are less reactive than hydrogen do not displace it. Example, copper and silver. तो दो मेटल के एग्जाम्पल देने हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे एसिड में से, और दो मेटल जो कि डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। डिस्प्लेस कर देंगे सोडियम और पोटेशियम, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे कॉपर और सिल्वर, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। और ये वाले अगर आप देखना चाहें ना तो इनके रिएक्शंस जो हैं किस तरीके से हुए हैं, तो देखो ZnO और 2HCl, मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन समझा रही हूँ, मैंने रिएक्शन नहीं समझाई थी ना। ZnO प्लस 2HCl, तो ZnCl के साथ जुड़ जाएगा, ZnCl2 और H2O हो जाएगा। ZnO प्लस 2NaOH, फिर से देखो ये देखो Zn है, ये Na के साथ जुड़ जा रहा है और H2 रिलीज़ हो रहा है। और एम्फोट्रिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ऐसे करेगा कि NaCl हो जाएगा, देखो Na, फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Na ये अलग हो जाएगा, AlOH और AlOH का होल 4 आ जाएगा, और यहाँ पे AlCHCl है तो ये Al ट्वाइस AlCl3 बन जाएगा और 6Cl इधर निकल जाएगा और H2 इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को ना कुछ कुछ देखो चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी, तभी आपको बनाना भी सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M व्हाट वुड यू टेक एज एनोड द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो आप रिफाइनिंग कर रहे हैं मेटल की, तो आप एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है? इट इज़ अ मेथड टू गेन प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल दैट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड थ्रू अ रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन का प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, प्योर मेटल से, मतलब इम्प्योर मेटल में से हम लोग प्योर मेटल निकालते हैं रिडक्शन के प्रोसेस से। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M सच एज Zn, Ni, Ag, Sn, Au, एनोड जो होगा वो इम्प्योर मेटल का होगा, कैथोड जो होगा वो प्योर मेटल का होगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल M, मेटल M का सॉल्यूशन हो जाएगा। एनोड पे जो है ना, याद रखना, इम्प्योर मेटल होती है उसी चीज़ की जो उसको हमें प्योर करना है, और जिस कैथोड पे प्योर मेटल होती है, कैथोड पे जो होती है वो प्योर मेटल होती है, ठीक है, और एनोड पे इम्प्योर मेटल होती है। क्वेश्चन 9 देखो, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैटुला एंड हीटेड इट। उसने स्पैटुला पे लिया पाउडर, सल्फर का हीट करना शुरू कर दिया। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट। उसके बाद उसने टेस्ट ट्यूब उल्टी करी और उसमें गैस जो भी रिलीज हुई वो ले ली। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। जो गैस ली है वो ड्राई लिटमस पेपर पे क्या करेगी? तो व्हेन सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैटुला इज हीटेड SO2 विल फॉर्म। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है S प्लस O2, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो SO2। ड्राई लिटमस पेपर पर इसका कोई भी जो है वो रिएक्शन नहीं होगा। मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या होगा? सिंस द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड इट्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, टर्न कर देगी ब्लू को रेड में, क्योंकि ये एसिडिक नेचर की होगी। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरस एसिड। तो ड्राई लिटमस पेपर के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगी सल्फर डाइऑक्साइड, बट जब मॉइस्ट होगा मतलब मॉइस्चर के साथ जब रिएक्ट करेगी ना सल्फर डाइऑक्साइड तो वो सल्फ्यूरस एसिड बना लेगी। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमको लिखनी है, तो SO2 + H2O इट विल गिव H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड ये बना लेगी। नेक्स्ट, और ये ब्लू रेड लिटमस को ब्लू कर देगी। फिर इसके बाद ये है फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा स्टेट 2 वेज। ये अब आगे के क्वेश्चंस ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन 1 to 9 हम इससे पहले देख चुके हैं और अब हम 10 से देखेंगे। क्वेश्चन 10 है स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग को बचाने के लिए हमें 2 तरीके बताने हैं। तो ऑयलिंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग, इससे हम लोग आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट द सरफेस बिकम वाटरप्रूफ। अगर आप सरफेस पे ऑयल, ग्रीस या पेंट लगा देते हैं तो सरफेस वाटरप्रूफ हो जाता है, उसके अंदर पानी लीक नहीं करता। एंड द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आयरन, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। अगर आप ऑयल लगा देते हैं ना तो जो हवा में मॉइस्चर और पानी होता है वो सरफेस के अंदर नहीं जा पाता है, तो रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है, रस्टिंग बच जाती है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? एन आयरन आर्टिकल इज कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल। जिंक मेटल की थिन लेयर की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। बोथ आयरन एंड जिंक आर इन कॉन्टैक्ट, आयरन और जिंक कॉन्टैक्ट में होते हैं। जिंक कोरोड प्रिफरेंशियली एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स फास्टर देन आयरन। तो आयरन और जिंक जब कॉन्टैक्ट में होते हैं तो जिंक ना पहले कोरोड हो जाता है और आयरन का कोरोजन बच जाता है। सो चांसेस ऑफ आयरन कोरोजन इज रिड्यूस्ड एज जिंक रिलीजेस इलेक्ट्रॉन क्विकली एंड देन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय आयरन। तो जिंक कुछ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन आयरन एक्सेप्ट कर लेता है। वेन एवर अ मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इट विल नॉट अंडरगो कोरोजन रैपिडली, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन, देखिए आयरन है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग है। जब रस्टिंग होने को आती है ना तो पहले जिंक की रस्टिंग होती है। जिंक कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो इलेक्ट्रॉन आयरन एक्सेप्ट कर लेता है और क्योंकि आयरन उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है इसलिए आयरन की रस्टिंग नहीं होती। फिर दिस प्रिवेंट आयरन फ्रॉम मीटिंग ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। क्योंकि जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो इसलिए वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर को एक्सेप्ट नहीं करता और आयरन जो है वो जंग लगने से बच जाता है। क्वेश्चन 11 है What type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? कौन से टाइप की ऑक्साइड्स फॉर्म होती हैं जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है? तो देखो नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं, जितनी भी गैसेस वगैरह होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सब ये नॉन मेटल हैं। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एसिडिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनती है। तो नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म न्यूट्रल और एसिडिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो या तो न्यूट्रल और या फिर एसिडिक, न्यूट्रल या फिर एसिडिक ऑक्साइड्स ही बनती हैं, ठीक है। न्यूट्रल या एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म होती हैं जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो या तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनती हैं या तो फिर एसिडिक ऑक्साइड बनती है, न्यूट्रल या फिर एसिडिक ऑक्साइड बनती हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनती है या फिर एसिडिक बनती है। नाइट्रोजन एसिडिक बनेगी या न्यूट्रल बनेगी, आप कोई से भी कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए। तो जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो या तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनती है या फिर एसिडिक बनती है। कभी भी बेसिक ऑक्साइड नहीं बनेगी जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। तो क्वेश्चन 12 है गिव रीजन प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर से ज्वेलरी क्यों बनाते हैं? तो प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल एज वेल एज लक्शरस, सो दे आर लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट कोरोड ईजली। देखो एक तो कोरोड नहीं होते हैं यानी कि इनका कोरोजन नहीं होता है आसानी से, और ये हाईली मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब है आराम से थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी भी इनको शेप दे सकते हैं, और इनमें चमक भी होती है। लश्यर होता है, मेलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, और ये कोरोड नहीं होते। तो 4 पॉइंट्स हो गए जिसकी वजह से क्या क्या पॉइंट्स हैं? मेलिएबल, डक्टाइल, लशरस एंड डू नॉट कोरोड ईजिली। तो इसलिए जो है ज्वेलरी बनाने के काम ये आते हैं। नेक्स्ट है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इसको हम लोग ऑयल में रखते हैं, क्यों? तो सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर हाईली रिएक्टिव। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं एंड रिएक्ट वेरी विगरसली विद एयर एज वेल एज वाटर। तो सोडियम Na, पोटेशियम K, लिथियम Li,
सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं ये हवा के साथ और पानी के साथ। देयरफॉर इसलिए हम इनको ऑयल में रखते हैं ताकि इनको हम लोग ऑयल में रखते हैं ताकि हवा से और मॉइस्चर से इनका कॉन्टैक्ट हम काट करके रखें। व्हेन सोडियम इज़ हीटेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, जब सोडियम को Na को जब हम बहुत ज़्यादा एयर में क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, सोडियम को हम बहुत ज़्यादा एयर में हीट करते हैं तो एयर और ऑक्सीजन और एयर, सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2 इस प्रोडक्ट। तो जब हम सोडियम को हीट करते हैं तो Na2O2 प्रोडक्ट बनता है। व्हेन द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो ट्वाइस Na2O बनता है। सिंस रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक, क्योंकि इससे हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, पार्ट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू गिव वाटर। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कलरलेस सॉल्यूशन। अब देखो ना, ये सब ना अगर आप छोड़ना भी जाओ तो भी हो सकता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को हम बहुत मतलब ऑयल में इमर्स करके लगते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, इतना काफ़ी है, ठीक है। ये सब ना, ये वाली बकवास है, जो नीचे वाली बकवास है, नहीं लिखोगे ना काट दो इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं इसलिए हम लोग डुबा के रखते हैं, ऐसा कर सकते हो आप। एल्यूमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम बहुत रिएक्ट करती है फिर भी हम बर्तन बनाते हैं इसके, क्यों? दो एल्यूमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव इट इज़ रेजिस्टेंस टू कोरोजन। रिएक्टिव होती है बट कोरोड नहीं होती। This is because aluminum react with oxygen present in air to form a thin layer of aluminum oxide. This oxide layer is very stable and prevent further reaction of aluminum with oxygen. क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है और इस पर कोरोजन नहीं होता। एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इस पर कोरोजन नहीं होता क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देती है, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देती है। तो क्या होता है ना कि ऑक्साइड लेयर इज़ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन। ऑक्साइड लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल होती है और एल्यूमिनियम का फिर फर्दर रिएक्शन नहीं होता। एक बार तो ऑक्साइड लेयर इस पर जम जाती है ना एल्यूमिनियम पे, उसके बाद इस पर रिएक्शन नहीं होता है, इस वजह से कोरोजन प्रिवेंट हो जाता है। ऑल्सो Al जो एल्यूमिनियम है वो लाइट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हेंस इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। रिएक्टिव है ये बट क्योंकि इस पर एक बार अगर ऑक्साइड लेयर जम गई फिर उसके बाद दोबारा रिएक्शन ये नहीं करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो जब एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है तो कार्बोनेट और सल्फाइड्स जो है वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आंसर देखो, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। तो कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के टाइम पर कार्बोनेट और सल्फाइड्स जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज मेटल्स कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स रादर देन फ्रॉम कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। क्योंकि कार्बोनेट्स में से और सल्फाइड्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है उसके लिए हम ना कार्बोनेट और सल्फाइड को इनके ऑक्साइड्स में चेंज कर लेते हैं। तो कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। तो कार्बोनेट सल्फाइड को हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए क्योंकि फिर वो आसान होता है। क्वेश्चन 13 है, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टामरिड जूस। एक्सप्लेन व्हाई सोर्स सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। कॉपर के जो वेसल है उसमें जंग वंग मतलब लग जाता है ना, खराब से हो जाते हैं, तो खट्टी चीज़ों से उसको साफ़ करता है। तो भाई खट्टी चीज़ों से क्यों साफ़ हो जाता है? तो कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट एंड एज अ रिजल्ट कॉपर वेसल लूजेज इट शाइनी ब्राउन सरफेस फॉर्मिंग अ ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो देखो कॉपर जो है ना हवा के साथ रिएक्ट करती है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है और वो जो लेयर होती है वो बेसिक नेचर की होती है। सिट्रिक एसिड और लेमन जो है या फिर टामरिड न्यूट्रलाइज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड डिजॉल्व द लेयर बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि जो लेयर होती है कॉपर कार्बोनेट की वो बेसिक लेयर होती है और बेस के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, इसलिए जब हम उस पर नींबू घिसते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है और टामरिड जो है वो क्लीन कर देता है कॉपर के वेसल को और उसमें फिर से चमक आ जाती है। क्योंकि जो लेयर होती है, अब क्वेश्चन 14 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करना है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं और जो मेटल्स होती हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, बेसिक ऑक्साइड बनाती है मेटल्स, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती है। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक या न्यूट्रल। तो इनमें से ना कोई एक दो एग्जांपल, ये वाले दो कर लीजिएगा, सारे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, दो एग्जांपल कर लीजिएगा इसके भी, ठीक है। तो ये मेटल्स जो है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं।
दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, जो मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड। ये मेटल के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड बनाती हैं। सम मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, तो कुछ मेटल्स जो होती हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ मेटल हॉट वाटर के साथ करती हैं और कुछ स्टीम के साथ भी रिएक्ट करती हैं। नॉन मेटल तो भाई वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं। मेटल्स ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती हैं कोल्ड वाटर के साथ भी, और हर किसी के साथ रिएक्ट कर जाती है मेटल तो, बट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता नॉन मेटल का। अब जो मेटल है दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करती हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं भी करती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। दीज आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं जो नॉन मेटल हैं। दे रिएक्ट विद द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी, तो ये सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इस बेसिस पे कि भाई क्या रिएक्टिविटी है। दे रिएक्ट विद सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स तो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जो मेटल हैं उनके अपने सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज दे कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज करते हैं, और ये जो नॉन मेटल्स हैं नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज गोल्ड स्मिथ, एक आदमी है दरवाजे बजाता है और कहता है कि वो क्या है, सुनार है, गोल्ड स्मिथ है, और वो कहता है कि ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ गोल्ड एंड डल ऑर्नामेंट, तो जो ऑर्नामेंट मतलब गोल्ड के जो है वो डल हो गए हैं वो दोबारा से चमका देगा। अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम विच ही डिप्ड इन अ सोल्यूशन, एक लेडी ठीक है कि सफाई कर दो मेरे गोल्ड के, वो एक सोल्यूशन में वो आदमी उसको डाल देता है, फिर बैंगल्स फिर से चमकने लगती हैं, मगर क्या होता है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। लेडी को सस्पेक्ट होता है और वो मतलब बहस करने लगती है। अब क्या आप डिटेक्टिव का रोल प्ले कर सकते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई ऐसे कौन से सोल्यूशन में डाल दिया उस आदमी ने उस विमेन के बैंगल को कि वो हल्का हो गया, तो वो सोल्यूशन था एक्वा रिजिया। ही मस्ट हैव डिप्ड द गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स इन द सोल्यूशन ऑफ एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है, 3:1 का सोल्यूशन होता है, किसका, 3 जो होते हैं इसमें पार्टिकल्स होते हैं HCl के, और एक होता है HNO3 का। एक्वा रिजिया इज अ फ्यूमिंग हाईली कोरोसिव लिक्विड दैट कैन इवन डिजॉल्व नोबल मेटल इन इट लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये जो एक्वा रिजिया होता है ना इतना ज़्यादा कोरोसिव होता है, ये नोबल मेटल जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, गोल्ड और प्लैटिनम इन तक को भी डिजॉल्व कर लेता है। आफ्टर डिपिंग द गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन एक्वा रिजिया द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड गेट्स डिजॉल्व एंड द इनर शाइनी लेयर अपीयर्स, देयरफॉर द वेट ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट इज रिड्यूस। तो बाहर वाली जो लेयर होती है ना गोल्ड की वो डिजॉल्व हो जाती है और अंदर वाली जो चमकती हुई लेयर है वो आ जाती है, तो इसलिए गोल्ड हल्का हो जाता है। तो एक्वा रिजिया काम करता है गोल्ड को, मतलब चोरी का काम होता है, मतलब आपने डुबाया एक्वा रिजिया में और सोना हल्का होकर के आ गया और चमक भी गया। क्वेश्चन 16 है गिव रीजंस वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील, तो स्टील का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए, कॉपर का क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कॉपर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ भी नहीं करता, स्टीम के साथ भी नहीं करता, तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। हाउएवर आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, आयरन जो है वो स्टीम से रिएक्ट करती है। इफ हॉट वाटर टैंक आर मेड ऑफ स्टील, अगर हॉट वाटर टैंक को हम स्टील का बना देंगे देन आयरन वुड रिएक्ट विगरसली, आयरन एकदम से मतलब काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगी स्टीम से विद अ स्टीम फॉर्म फ्रॉम हॉट वाटर, तो आयरन जो है हॉट वाटर के साथ काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए कॉपर के जो हैं हॉट वाटर टैंक्स बनते हैं आयरन या फिर स्टील के नहीं। तो ये हम लोगों की रिएक्शन है, दिस इज़ वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील, क्योंकि जो स्टील है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगा हॉट वाटर से। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू।